नमस्कार। चलिए आज पर्यावरण विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और फटाफट समझते हैं कि हमारा ग्रह है, हमारी ये धरती आखिर काम कैसे करती है, इसे खतरे क्या-क्या हैं और सबसे जरूरी हम इसे बचा कैसे सकते हैं। तो शुरू किया जाए। तो देखिए, हमारा ये सफर 5 हिस्सों में रहेगा। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की एकदम बुनियाद को समझेंगे। फिर देखेंगे कि प्रदूषण का संकट कितना बड़ा है। इसके बाद जैव विविधता को बचाने के तरीकों पर बात होगी। फिर जानेंगे कि पूरी दुनिया मिलकर इसे बचाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत। देखिए, सब कुछ ना यहीं से शुरू होता है। ये समझना कि हमारे ग्रह पर जिंदगी का ये जो पूरा ताना बाना है वो आखिर बुना कैसे गया है। तो सवाल उठता है, ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो ये बस इस बात की पढ़ाई है कि कैसे हर जीव, मतलब एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक, अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर रहता है। और सच कहो तो इसी तालमेल को समझना हमारे ग्रह को बचाने की पहली सीढ़ी है। किसी भी इकोसिस्टम की कहानी शुरू होती है ऊर्जा के सफर से, जिसे हम कहते हैं फूड चेन। सोचिए, सूरज की रोशनी से पौधों ने ऊर्जा बनाई, फिर शाकाहारी जानवर आए, उन्होंने पौधों को खाया, उनके बाद आए मांसाहारी, जिन्होंने उन शाकाहारियों को खाया, और जब इन सबकी जिंदगी पूरी हो जाती है तो आते हैं डीकंपोजर्स, मतलब फंगस और बैक्टीरिया, जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और बस ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। कमाल है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। इसे कहते हैं लिंडमैन का 10% लॉ। इसका मतलब यह है कि फूड चेन में हर अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, तो बाकी 90% कहाँ गई? अरे भाई, वो तो जीव अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे चलने फिरने, सांस लेने में ही खर्च कर देता है। और यही वजह है कि जंगल में हिरणों के मुकाबले शेर इतने कम क्यों होते हैं। एनर्जी का खेल है सारा। और जानते हैं क्या, जीवन सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, हमारे पैरों के ठीक नीचे भी फल फूल रहा है। जी हाँ, मिट्टी ये कोई बेजान चीज नहीं है। ये तो अपने आप में एक जिंदा धड़कता हुआ इकोसिस्टम है। इसमें खनिज, पानी, हवा और करोड़ों छोटे छोटे जीवों का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना होता है। और इसी बैलेंस पर पौधों की जिंदगी टिकी है, और पौधों पर हमारी। लेकिन क्या हो जब ये नाजुक बैलेंस बिगड़ने लगे? यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी और थोड़ी चिंताजनक कहानी, प्रदूषण की। एक ऐसा संकट जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ताने बाने को खतरे में डाल रहा है। हवा में घुले जहर में एक बड़ा विलेन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे इमारतों में दरारें डाल देती है, उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। और इसका सबसे दुखद, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा अपना ताजमहल, जिसकी दूधिया सफेदी इसी गैस की वजह से पीली पड़ती जा रही। और ये जहर सिर्फ इमारतों तक नहीं रुकता, ये हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच रहा है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर प्रदूषक एक खास तरह का नुकसान करता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट बीमारी होती है, कैडमियम से हड्डियों को गला देने वाली इटाई बीमारी, और पारा तो सीधा दिमाग पर असर करता है, जिससे मीना माता जैसी भयानक बीमारी होती है। ये एक तरह का अदृश्य हमला है जो हमारे शरीर पर लगातार हो रहा है। और सोचिए, जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकली यही सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड आसमान में जाकर बादलों से मिलती हैं तो क्या होता है? वो बन जाती है एसिड रेन, यानी तेजाबी बारिश। और जब ये जहरीली बारिश जमीन पर गिरती है तो ये जंगलों को झुलसा देती है, नदियों और झीलों में मछलियों को मार देती है, मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। तो इतने सारे खतरों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी इस कमाल की जैव विविधता को, इस बायोडायवर्सिटी को आखिर बचाएं तो बचाएं कैसे? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, संरक्षण, यानी जिंदगी को बचाने की एक बड़ी लड़ाई। अब देखिए, किसी भी जीव को बचाने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है इन सीटू। इसका मतलब है उसी की जगह पर, यानी किसी जानवर या पौधे को उसके अपने घर में, उसके जंगल में ही पूरी सुरक्षा देना। और दूसरा तरीका है एक्स सीटू, मतलब उसकी जगह से बाहर। इसमें हम उस जीव को उसके नेचुरल घर से बाहर निकालकर किसी जू, बोटैनिकल गार्डन या सीड बैंक जैसी सुरक्षित जगह पर रखते हैं। और जब बात इन सीटू संरक्षण की आती है तो भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है। जरा सोचिए, हमारे पास देश का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर
गिर नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, जहां शानदार एक सींग वाले गैंडे शान से घूमते हैं। और तो और, मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भी यहीं है ना कमाल की बात। लेकिन देखिए, पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की सरहद में नहीं बंधी है। ये एक ग्लोबल चुनौती है ना? तो इसका समाधान भी तो ग्लोबली होना चाहिए। तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि दुनिया भर के देश मिलकर हमारे ग्रह को बचाने के लिए क्या-क्या कोशिशें कर रहे हैं। ये टाइमलाइन ना अपने आप में एक कहानी है। कहानी इस बात की कि हम जागे कैसे। 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार दुनिया के देश पर्यावरण पर बात करने के लिए एक साथ आए, और फिर दशकों के सफर के बाद 2015 में हुआ पेरिस समझौता, जहां लगभग पूरी दुनिया ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कसम खाई। ये दिखाता है कि समय के साथ हमारी चिंता और हमारी समझ दोनों कितनी बड़ी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्लोबल समझौतों का हिस्सा हैं। भारत ने अपने स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी कवच तैयार किया है। वन्य जीवों की सुरक्षा से लेकर हमारे पानी, जंगल और हवा को साफ रखने तक, ये कानून हमारे पर्यावरण की रक्षा की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और अब आखिर में चलिए फटाफट कुछ सबसे जरूरी तारीखों और प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये कुछ बहुत खास तारीखें हैं जो हमें साल भर याद दिलाती हैं कि हमारा ये ग्रह कितना कीमती है। चाहे 22 अप्रैल का अर्थ डे हो या 5 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये दिन बस एक मौका होते हैं रुक कर सोचने का और फिर कुछ करने का। और भारत ने सिर्फ कागज पर कानून नहीं बनाए, जमीन पर भी जमकर काम किया है। प्रोजेक्ट टाइगर हो या प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन शानदार प्रोजेक्ट्स ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के मुहाने से वापस खींच लिया है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर सही नीयत से कोशिश की जाए तो फर्क पड़ता है, वाकई पड़ता है। तो हमने विज्ञान को समझा, खतरों को भी जाना और दुनिया भर में हो रही कोशिशों को भी देखा। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे इस ग्रह की कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? और इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब हम सबके कामों में, हम सबके एक्शन में छिपा है।